जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक देखे क्या, क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसके सेकेंड चैप्टर का एक्सप्लानेशन देख रहे हैं। अभी उसमें हम दो देख चुके हैं, दो लेक्चर, उसमें आज तीसरा है। इसमें हम आज देखने वाले, पहले ये देख लेते हैं कि पीछे हम देखे क्या थे। तो पीछे हम पहले देखे मौर्य मौर्यन एम्पायर के बारे में, यानी जो है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में देखिए। उसका शासनकाल कैसा था, उसकी जो शासन व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद जो है विदेशी लोग जो आए यहाँ पे रहे, उसके बारे में भी देखे। जैसे हम कुषाण को देख ले, और यहाँ पे जो देशी और भी जो रियासत आई उसके बारे में हम देखे, जैसे कि शुंग वंश हो गया, और भी कई वंश आए, कन्नौ वंश हो गया। तो इस प्रकार से हम देखें। उसके बाद देखें कि मौर्य प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। मौर्य काल का जो प्रशासन व्यवस्था था वो कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था वहाँ की कैसी थी, आय वहाँ से कहाँ से आता था, इनकम कहाँ से आता था, ये सब देख लिए। आज देखने वाले हम गुप्ता एम्पायर के बारे में। किसके बारे में? तो गुप्त साम्राज्य के बारे में। चलिए, तो गुप्त साम्राज्य के बारे में देखने से पहले थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा देख लेते। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में हम लोग देखे थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं देखे थे। थोड़ा सा इसमें विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो हर्षवर्धन जो है, ये कौन था? कौन था? सातवाहन वंश का शासक था। सिंपल सा क्या, तो ये सातवाहन वंश का शासक था। सातवाहन, ये सातवाहन वंश का शासक था हर्षवर्धन। और इसकी जो है, क्यों इसे शासक बनाया गया? क्योंकि इस समय जब ये शासक था उस समय क्या हुआ था, तो सातवाहन वंश जो है उस पर आक्रमण किया था। जब सातवाहन वंश पे श्रीलंका से जो है क्या हुआ, तो शशांक ने आक्रमण किया। तब इसके दौरान जो है क्या हुआ, तो ये जो है इसका जो साम्राज्य है सातवाहन वंश, वो क्या हो गया, तो जो है एकदम कमजोर हो गया। तो इस कारण जो है हर्षवर्धन को राजा बनाया गया, और उसने क्या किया, तो उसने जो है सातवाहनों को आगे बढ़ाया और शशांक को हराया। उसने क्या किया, आगे बढ़ाया। और इसके बारे में इसकी जीवनी जो है लिखे है इसके जो कवि है, राष्ट्र इसके जो राज कवि है, यानी राज दरबार में कवि हुआ करते हैं। कवि सब रखते हैं, कवि रखते हैं, और ये क्या संगीतकार भी रखते हैं, नृत्यकार भी रखते हैं, सब रखते हैं। तो ये इनका एक कवि था, राष्ट्र कवि, जो बाणभट्ट। कौन थे? तो बाणभट्ट। उन्होंने लिखा हर्षचरित। तो उसी में जो है हर्षचरित्र लिखा, उसी में क्या है, तो उसी में जो है इसका वर्णन है, इसकी जीवनी है पूरी। और ये जो है हर्षवर्धन खुद एक जो है नाटककार भी है खुद। इसने कई जो है रचना किया। एक रचना आप देख सकते हैं, रत्नावली। रत्नावली है इसकी नाटक। और एक रचना है इसकी जो है नागनिका। नागानंद है एक, क्या है, तो एक नागानंद है, और एक जो है प्रियदर्शिका। कौन कौन सी रचना है इसकी? तो रत्नावली, नागानंद, और एक क्या है, तो प्रियदर्शिका। ये इसकी रचना है, ये नाटक है, तीनों तीनों नाटक है। तो ये खुद जो है उच्च कोटि का है, एकदम उच्च कोटि का नाटककार है, एकदम उच्च कोटि का नाटककार कह सकते हैं इसको। और इसके जो है बाणभट्ट के द्वारा इसकी जीवनी लिखी गई। चलिए, अब देखते हैं हम जहाँ पे देखने वाले थे अपने। किसके बारे में देखने जा रहे हैं, तो हम देखने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। ये जो गुप्ता एम्पायर है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। मौर्यन एम्पायर हम देख चुके हैं, आज देखने वाले हैं क्या, तो गुप्ता एम्पायर के बारे में। इसमें क्या है, इसकी जो इतिहास के बारे में, गुप्ता एम्पायर के जो इतिहास के बारे में जानने का जो स्रोत है, एविडेंस है, वो कहाँ से प्राप्त होती है, किस तरह हम पता करते हैं कि ये जो है, हाँ, गुप्ता काल में ये हुआ था, इस तरह से जो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी, राजा ऐसे रहते थे, सब कुछ हमें पता चलता है। लेकिन किससे? उसका कोई ना कोई एविडेंस होगा, कोई ना कोई साक्ष्य होगा। तो साक्ष्य हमें कैसे प्राप्त कैसे होगा, कौन कौन से साक्ष्य हैं? तो ये जो है गुप्तकालीन समाज के जो इतिहास के स्रोत क्या है, पहले पेन सेलेक्ट करने दीजिए। इसके जो है
एक पुरातात्विक स्रोत है, विदेशी यात्रियों के विवरण और साहित्यिक स्रोत। तीन स्रोत इसके भी है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्री यहाँ पे जो आए, यानी गुप्ता एम्पायर के समय में जो है, गुप्त शासन के समय में, गुप्त वंश के समय में जो विदेशी यात्री आए उसके जो द्वारा लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत है उससे भी हमें पता चलता है। और उस समय जो वहाँ के जो कविता यानी कवि हो गए, वहाँ के जो लेखक हो, ये सब लिखते थे जो लेखनी, उससे हमें क्या पता चलता है, उस समय के जो साहित्य है उससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है कैसी व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये सब साहित्य से भी पता चलता है। और एक जो है क्या है, तो पुरातात्व स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इसमें जो है हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन का जो है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें जो है इसका तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। और एक क्या है, तो एक है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। क्या है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। इससे भी है क्या पता चलता है ना, तो गुप्त वंश के बारे में पता चलता है, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में पता चलता है। अब विदेशी यात्री के विवरण में क्या है, तो उस समय दो ही यात्री आए थे, एक फाहियान और एक हेंगसांग। कौन आए थे, एक फाहियान आए थे और एक हेंगसांग आए थे। फाहियान आए थे किसके समय में, तो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, किसके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और ये जो है हेंगसांग किसके समय में आए थे, तो ह से हेंग और ह से हर्षवर्धन। चलिए हर्षवर्धन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो साहित्यिक स्रोत में जो है वायु पुराण भी हो सकता है, विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस लिखे उससे भी पता चलता है, शूद्रक जो है क्या है, तो मृच्छ कटिकम लिखे है उससे भी पता चलता है। क्या है, तो वात्स्यायन द्वारा जो है, वात्स्यन जो है उसके द्वारा जो कामसूत्र लिखा गया उससे भी पता चलता है। ये सभी जो ग्रंथ है साहित्यिक ग्रंथ, इससे भी पता चलता है। और कालिदास के जो ग्रंथ है मालविकाग्निमित्र, उससे भी पता चलता है। यानी इस समय जो ग्रंथ लिखे गए थे साहित्य, उससे भी हमें पता चलता है। तो देखिए, तो इसका मतलब हुआ ये जो गुप्त साम्राज्य था उसको जानने की, उसके बारे में जो जानने के जो साक्ष्य है वो कितने तरह के, तीन तरह के, पुरातात्विक हो गए, साहित्यिक हो गए और ये जो यात्री है उसके वृत्तांत हो गए, यानी यात्रियों का विवरण हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो है क्षेत्र है, क्षेत्र है एक किसके द्वारा, तो ये जो है पूरा जो है गुप्ता एम्पायर का, इसका है गुप्ता एम्पायर का। इसमें जो है जो खाली स्थान है, खाली स्थान जैसे ये हो गया, जो खाली स्थान है वो किसके द्वारा है, तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। उसके बाद ये जो ऐसे करके है इस प्रकार से, वो किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो वो जोड़ा गया है आपके समुद्रगुप्त द्वारा। और ऐसे जो करके है, जैसे यहाँ पे देखिए ये रहा किसके द्वारा जोड़ा गया, तो ये जो एरिया है, ये एरिया ये जोड़ा गया किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। और बाकी जो खाली एरिया है किसके द्वारा जोड़ा गया था, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, ये समुद्रगुप्त के द्वारा जोड़ा गया। और ये जो है सिंपल वाला यानी लाइनिंग है, ये सब किसके द्वारा जोड़ा गया, तो ये बाकी जो है सभी जोड़ा गया, ये भी समुद्रगुप्त के द्वारा ही जोड़ा गया। यानी सबसे ज्यादा जो है साम्राज्य को विस्तार करने में, गुप्त वंश के समय में ज्यादा विस्तार करने में कौन योगदान दिए, सबसे ज्यादा योगदान दिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सब जगह जो है पूरी तरह से जो है कब्जा कर लिए। यानी ये जो है किस पे, तो यूपी, बिहार, यूपी बिहार और ये जो है बंगाल, इस पे भी कब्जा कर लिए। यूपी के जो है कहाँ पे, तो इलाहाबाद साइड में जो है वहाँ पे कब्जा कर लिया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो पहले देख लेते हैं ये जो गुप्त वंश है उसके जो है साम्राज्य की स्थापना कौन की थी, पहले उस साम्राज्य के संस्थापक कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या है, गुप्त साम्राज्य। ये जो गुप्त साम्राज्य है उसके जो संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक माना जाता है किसको, तो किसको माना जाता है, तो श्रीगुप्त को। किसनो, श्रीगुप्त।
श्रीगुप्त को माना जाता है किसने, तो 275 ईस्वी पूर्व जो है इसने शासन व्यवस्था स्थापित किया था, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था। और इसे जो है श्रीगुप्त को इसे महाराजा कहा गया। क्या, महाराजा, महाराजा कहा गया। और इसे जो है साथ ही साथ क्या कहा गया, तो आदि पुरुष। महाराजा कहा गया, आदि पुरुष कहा गया। और इसने जो है साम्राज्य की स्थापना किया था। साम्राज्य की स्थापना इस कौन किए थे, तो श्रीगुप्त। उसकी जो क्या कहा गया उसे, तो महाराजा की उपाधि मिली, आदि पुरुष की उपाधि मिली। इस प्रकार से इसने स्थापना किया। उसके बाद जो है, इसके बाद बना इसका पुत्र जो है घटोत्कच। कौन बने, तो घटोत्कच बने। इसके बाद ये शासक बने। और इसने भी क्या किया, तो इसने भी साम्राज्य को विस्तार किया। यानी साम्राज्य विस्तार का जो है शुरुआत कौन किए थे, तो शुरुआत जो है श्रीगुप्त के द्वारा ही किया गया। इसने ही शुरुआत किया था इसका। और उसके जो है आगे धीरे धीरे बढ़ाते गए। सब जो उत्तराधिकारी बना वो उसको आगे बढ़ाते गए, अपने साम्राज्य को विस्तार करते गए, साम्राज्य का विस्तार। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए ये जो गुप्त साम्राज्य के उसके संस्थापक कौन है, तो उसके संस्थापक श्रीगुप्त है। चलिए अब देखते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है किसके, तो चंद्रगुप्त जो है ये जो घटोत्कच है उसके ही पुत्र है। किसके पुत्र है, तो घटोत्कच के पुत्र है। घटोत्कच के पुत्र है। ये जो है देखिए, ये जो है कब किससे कब तक इसका शासन चला, तो 319 से 350 ईस्वी पूर्व तक चला इसका शासन। विवाह, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया। इससे तो विवाह किया, लिच्छवी राजकुमारी जो है कुमार देवी, उससे विवाह किया और अपने साम्राज्य को जो है विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार करने के लिए ज्यादातर राजाएं क्या करते हैं, शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि राजा क्या कर रहा है, युद्ध तो लड़िए रहा है, दोस्ती भी कर रहा है साम्राज्य विस्तार के लिए, और साथ ही साथ जो है वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर रहा है। ताकि क्या, रिलेशन बढ़ेगा तो जो है दोस्ती भी बढ़ेगा, और उससे जो है साम्राज्य भी दहेज में मिलिए जाएगा। और जो नहीं मिलेगा उसे दोस्ती से हासिल कर लेंगे, थोड़ा मदद कर दिए और जमीन ले लिए। इस प्रकार से जो है क्या होता था, तो साम्राज्य विस्तार होता था। तो इसने क्या किया, लिच्छवी राजकुमारी जो है कुमार देवी, उससे विवाह किया और वहाँ जो है अपने साम्राज्य में उसे हासिल कर लिया। उसके बाद इसे उपाधि क्या मिला, तो उपाधि जो है महाराजा धीराज की उपाधि। इसके जो बाबा जी है, बाबा दादाजी इसके श्रीगुप्त, उसको कौन सी उपाधि मिली, श्रीगुप्त को महाराजा की उपाधि। और इसको कौन सी उपाधि मिली, इसको मिला उपाधि महाराजा धीराज की उपाधि। राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जो है क्या, कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। सिक्के इन्होंने एक स्वर्ण सिक्का यानी सोने का सिक्का एक चलाया था। कौन सा सिक्का, तो सोने का एक सिक्का चलाया था। विस्तार, उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार किया जिसमें प्रयाग क्या, तो प्रयाग तक गंगा के तटवर्ती इलाके साकेत मगध शामिल थे। यानी इसमें जो है यूपी शामिल था, बिहार शामिल था, बिहार यानी मगध, बिहार शामिल था। और प्लस में क्या है, तो उसके साथ जो है यूपी बिहार हो गया, अब बंगाल हो गया। चलिए, तो यानी यूपी बिहार और बंगाल को क्या किया था, अपने शासन में मिलाया था, अपने साम्राज्य में मिलाया था ये। प्रशासन, उन्होंने कुशल प्रशासन एवं गुप्त व्यवस्था स्थापित किया। यानी इसने क्या किया, प्रशासन को व्यवस्थित किया, एक अच्छी तरह से कुशल प्रशासन की स्थापना किया, और साथ ही साथ जो है गुप्तचर व्यवस्था की भी स्थापना किया। यानी गुप्तचर व्यवस्था भी क्या किया, उसको भी मजबूत किया, उसका भी स्थापना किया। उसके बाद जो है इसके बाद बना इसका पुत्र जो है शासक बना कौन, उसके बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसके पिता है, किसके पुत्र है, तो जो है चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र है। इसकी जो पत्नी है, पत्नी कौन है, दत्त देवी, पत्नी दत्त देवी। इसे जो है विसेंट स्मिथ, देखिए
विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट से किया। यानी ये जो है विसेंट जो स्मिथ है, इसने क्या किया, तो इसने जो इसके साम्राज्य विस्तार, इसके जो साम्राज्य विस्तार की स्थिति देखकर, इसकी जो नीति देखकर क्या किया, इसे नेपोलियन बोनापार्ट की ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है उससे इसकी तुलना किया और कहा गया कि जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, तो इसे भारत का नेपोलियन कह दिया। यानी इसकी तुलना किससे किया, इसकी तुलना किया नेपोलियन बोनापार्ट से और कहा गया कि भारत का जो नेपोलियन है किसे, तो इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। कौन कहे थे, तो विसेंट स्मिथ। इसके जो है राज दरबार में जो कवि थे, राजकवि कौन थे, तो हरिसेन। और यही हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति आपके एग्जाम में प्रयाग प्रशस्ति ना रहकर कुछ और यानी इलाहाबाद प्रशस्ति भी रह सकता है या फिर इलाहाबाद अभिलेख भी रह सकता है। क्या, तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग, तो बताइए क्या इलाहाबाद का नाम ही ना प्रयागराज रखा गया है, तो वही जो है क्या, तो इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद दोनों एक ही है, तो यहाँ पे जो है प्रयाग प्रशस्ति ना रहकर क्या इलाहाबाद अभिलेख भी दे सकता है। तो इसलिए तनाव नहीं लेना है, सिर्फ आराम से जो है क्वेश्चन का हल करना है। तो जो क्या राजकवि जो हरिसेन है उसने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। चलिए, और ये जो है अपने शासनकाल में क्या किया, साम्राज्य को बहुत ज्यादा विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार किया और उसके साथ साथ जो है सिक्कों का भी प्रचलन किया। सिक्के, एक सिक्का था जिसमें जो है कैसे, तो वीणा बजाते हुए सिक्का, सिक्का कैसा, सिक्का में जो है तस्वीर है किसकी, समुद्रगुप्त की, और वो जो है वीणा बजा रहे बैठ के। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये जो है गाने के, संगीत के शौकीन थे, संगीत के शौकीन थे, इससे पता चल रहा है। देखिए ये जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, वीणा बजा रहे हैं, और यही जो है तस्वीर किस पे, तो ये जो है सिक्के पे सेम तस्वीर वही है। तो यानी वीणा बजाने, आपसे पूछा जाए अगर वीणा बजाते हुए सिक्का का प्रचलन किसने किया, तो कौन किए थे, तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद जो है उसका पुत्र बना शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन बना, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले जो है, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय इससे पहले जो है रामगुप्त शासक बना। कौन, रामगुप्त। रामगुप्त शासक बना, लेकिन इस ये जो है कोई कारगर शासक था ही नहीं, कारगर था ही नहीं, एकदम बकलोलवा शासक। तो इसलिए क्या किया, इसे एक ऐसा बकलोलवा शासक था, इसलिए क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे क्या किया, इसे इसकी हत्या कर दिया और उसकी जगह पे जो है खुद जो शासक बन गया। एक लगभग 1 साल रहा होगा, ठीक से 1 साल ना रहा होगा, हाँ 1 साल शासन किया और उसे क्या किया, हत्या कर दिया उसकी, और खुद जो है शासक बन गया। पत्नी इसकी ध्रुव देवी, पत्नी कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो पत्नी है इसकी ध्रुव देवी, नागा राजकुमारी, कुबेर नागा। 3 पत्नी है, कौन कौन, तो ध्रुव देवी, नागा राजकुमारी, कुबेर नागा। और इसकी जो पुत्री है प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त जो है इसकी पुत्री है, जिसकी शादी जो है उसका विवाह किया था वकाटक नरेश के वाकाटक नरेश जो है रुद्रसेन द्वितीय, उससे इसका शादी किया था, उससे शादी किया था। ये जो प्रभावती गुप्त है उस समय की एक ऐसी महिला है जिसने किया क्या किया, तो उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो सामाजिक स्थिति है, संस्कृति सबको जो है पलट कर रख दिया। क्यों, क्योंकि उस समय जो है शासक बनता कौन था, पितृसत्तात्मक, ये जो है पितृसत्तात्मक था। तो इसमें देखिए कौन बन रहा, पहले जो है श्रीगुप्त शासक बना, उसके बाद जो है घटोत्कच बना, उसके बाद जो है क्या चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यानी यहाँ पे क्या है, पितृसत्तात्मक। लेकिन क्या हुआ कि जो है प्रभावती जो है क्या किया, शासन जो है अपने यहाँ जहाँ गई शादी करके, वहां पे क्या अपने जो है शासक क्या अपने हाथ में ले लिया शासन, इसने अपने हाथ में शासन ले लिया। यानी ये जो है क्या किया, संस्कृति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। चलिए, उसका विग्राहक वीरसेन शैव सेनापति क्या है, तो आम्रकारदव बौद्ध, और उसकी जो है पाटलिपुत्र उसकी जो राजधानी थी, यानी चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय उसने क्या किया, तो राजधानी इसकी पाटलिपुत्र तो थी ही, दूसरी राजधानी जो है उज्जैन को भी दूसरी राजधानी बना लिया। पहली राजधानी पहले से ही पाटलिपुत्र है, एक और दूसरी राजधानी उज्जैन को बना लिया।
उज्जैन को भी दूसरी राजधानी बना लिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है साम्राज्य विस्तार ये भी बहुत किए, और ये जो है सभी तरीके अपना लिए जिससे क्या हो, साम्राज्य का विस्तार हो। और इसने जो है अपने समाज में, अपने साम्राज्य में, अपने राजमहल में क्या रखा, तो अपने महल में जो है नवरत्न रखा। नवरत्न रखा, नवरत्न यानी 9 अलग अलग जो है अधिकारी, जिसमें क्या, एक अधिकारी नहीं कर सकते, 9 अलग अलग जो है पद पे रहते। जैसे एक इसमें हो गए क्या, तो धनवंतरी हो गए, इसमें आपके कवि हो गए, संगीतकार हो गए, इस प्रकार से जो है 9 लोगों को रखते थे। इसमें क्या, तो कालिदास महान कवि और नाटककार, इस ये भी इसके दरबार में थे कालिदास। देखिए 9, एक कालिदास है जो कि क्या, तो नाटककार, कवि और नाटककार ये भी थे। 12 मिहिर ज्योतिष और खगोल शास्त्री, ज्योतिष और ये ज्योतिष भी थे और खगोल शास्त्री यानी आकाश विज्ञान, यानी ये जो है सूर्य के बारे में, सूर्य की स्थिति, ये सब जो है आकाश से संबंधित रिलेटेड जो है सब कुछ ये बताते थे। यानी खगोल शास्त्री भी थे और ज्योतिष भी थे। 12 मिहिर ये भी थे इसके दरबार में। अमर सिंह संस्कृति के कोशकार और कवि, अमर सिंह भी थे जो कि क्या थे, तो संस्कृति के, ये जो संस्कृत है उसके निर्माता और कवि है। उसके बाद शंकु, शंकु थे जो कि एक वास्तुकार थे। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है छपन का जो कि एक क्या थे, ज्योतिष, से भी ज्योतिष थे। उसके बाद बेताल भट्ट, बेताल भट्ट जादूगर, देखिए विक्रम बेताल ना, देखे तो उसी में जो है बेताल की, जो बेताल की चर्चा किया गया है वो कौन बेताल है, तो बेताल भट्ट जो कि क्या एक जादूगर है, क्या जादूगर। घट पढ़कर जो है क्या, तो घट कर पर जो है एक कवि है और एक लेखक है। उसके बाद जो है वरुचि, व्यापक व्याकरणविद और संस्कृत विद्वान। वरुचि क्या है, तो जो है वरुचि जो है व्याकरण और संस्कृत का विद्वान है। इसके बाद जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है क्या किया, अपने शासक, अपने साम्राज्य में जो है अपने क्या किया, नवरत्न को तो रख लिया अपने राजमहल में, लेकिन एक इसमें एक और है जो धनवंतरी, धनवंतरी भी इसके दरबार में था, धनवंतरी था। इसमें जो है धनवंतरी थे नागार्जुन, नागार्जुन भी थे। कौन थे, तो नागार्जुन भी थे इसके दरबार में। और इसने नागार्जुन ने क्या बताया, धनवंतरी थे नागार्जुन इसके दरबार में, और इसने बताया कि ये जो है रोगों से जो है इलाज औषधि से तो ही रहा है, ये जो है औषधि से तो रोज लोग का, ये जो रोग का इलाज हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ जो है बताया कि धातु से भी रोगों का इलाज किया जा सकता है। व्यक्ति का उपचार जो है, रोगों का उपचार धातु से भी किया जा सकता है, जैसे तांबे से, लोहा से, सोना से, इस प्रकार से ये सब का धातु का भी उपयोग किया जाता था। किसके, तो ये करते थे रोग के उपचार में। कौन, तो नागार्जुन। जैसे आप बताइए कि कौन कौन से धातु का उपयोग जो है अभी देखे हैं हाल ही फिलहाल में, आप कहीं पे देखे होइएगा, ज़्यादातर गांव में मिलता है ये सब देखने को, तो कहाँ देखे, कहाँ है कि धातु से जो है कोई भी रोग का उपचार किया गया, कमेंट में बताना है। और नहीं तो ये तो बताना ही है। और एक सुन लीजिए कि अगर किसी को, देखिए गांव देहात में क्या होता है, अगर किसी को कुत्ता काट ले, किसी को कुत्ता काट ले तो उसको क्या किया जाता है गांव में, तो उसे जो है तांबे की प्लेट जो है उससे जो है झाड़ा जाता है। कहता है कि बिख लाग गेल है, उसको झाड़ दो, किससे, तो तांबे की प्लेट से। तांबे की प्लेट का उपयोग किया जाता है कुत्ते के जो है बिख है उसको हटाने में। चलिए, तो उसके तांबे का उपयोग किया जाता था, तांबा। यानी ये सब जो है बताया कि ये जो है धातु का भी उपयोग किया जाता है। और एक सुन लो, अगर किसी जो है लड़कियां जो है नाक कान छेदवाती है, नाक कान में पहनती है, तो नाक कान में अगर उसमें घाव हो जाए, कोई फुंसी वगैरह घाव हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं, तो उसके जो है नाक में के जो है सोना का पहना दो, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये शुरू से चलता आ रहा है। ये उसी समय से बता रहे हैं क्या, धातु का उपयोग जो है करके क्या कर सकते हैं, रोगों का उपचार कर सकते हैं। और ये क्या, तो ये जो है अभी भी प्रचलित है, लेकिन कब, गांव देहात में देखने को मिलता है। शहर में सब डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास कोई नहीं जाता, ये जो है इस सब के पास कोई नहीं जाता। तो इसलिए ये सब गांव में देखने को मिलता है, आप लोग भी देखे होइएगा।
तो क्या बताया धन्वंतरी जो है बताया कि हम जो क्या कर सकते हैं, तो जो है धातुओं का उपयोग भी कर सकते हैं रोग के उपचार में। अब आते हैं उसके बाद कौन बना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है शासक बना उसका पुत्र कुमारगुप्त। कौन बना, कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है कौन आया था, तो ये विदेशी यात्री चीनी यात्री जो है, चीनी यात्री आए थे फाहियान। फाहियान आए थे इसके समय में, याद रखिएगा। चलिए कुमारगुप्त के बारे में अब देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र है कुमारगुप्त, वो अब शासक बना। उसके बाद इसके राज्यपाल बंधु वर्मा ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इसके जो राज्यपाल थे वो बंधु वर्मा, उसने क्या किया, तो एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया कुमारगुप्त। और वह विष्णु का पूजक था। क्या था वह, विष्णु का, ये जो कुमारगुप्त है ये विष्णु का पूजक था, यानी विष्णु को पूजा करते थे। ये जो है क्या है, तो कुमारगुप्त ने क्या किया, तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी क्या किया, तो इसकी स्थापना किया। स्थापना किया इसकी, कौन के थे, तो कुमारगुप्त इसकी स्थापना किया। और इसके साथ साथ जो है एक और विक्रमशिला, विक्रमशिला दोनों की स्थापना किया। और ये दोनों जो है शिक्षा का केंद्र था, गुप्त वंश के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और दोनों की स्थापना किया। और साथ ही साथ जो है इसने, इसके समय क्या हुआ था कि पुष्यमित्र जो है, ये जो पुष्यमित्र है, उसके जो है पुष्यमित्र के जो जितने भी उत्तराधिकारी है आगे जो साम्राज्य के, उसके जो शासक थे, उस सबसे इसके जो क्या हुआ, तो टकराव हुआ, उससे इसकी लड़ाइयाँ हुई। और इस पे बार बार जो है दबाव बनाया गया, उसके द्वारा बार बार इस पे दबाव डाला गया। तो उसके बाद जो है, इसके बाद शासक ये जब बीमार हो गए, बार बार दबाव डाला गया, तो इससे जो है क्या, तो बार बार जो है युद्ध लड़ते गया और ज्यादा प्रेशर आ गया, तो इसके कारण क्या हो गया, तो ये बीमार हो गया। उसके बाद शासक बने स्कंदगुप्त, इसके पुत्र जो है स्कंदगुप्त, ये शासक बने। तो इसने क्या किया, तो हूनों पर क्या किया, आक्रमण किया। जो हून क्या, यही जो है आक्रमण किया। इससे पहले क्या किया, तो पहले जो है पुष्य मित्रों से भी क्या किया, आक्रमण किया उस पर भी, और उससे जीत गए स्कंदगुप्त। और हूनों पर भी आक्रमण किया। तो जब ये हून पर आक्रमण करके, हुनों पर आक्रमण करके जब घर वापस लौटे, तो इसे पता चला कि इनकी पिताजी की देहांत हो गई। इन्हें खबर मिला, तो इन्हें जब वहां से मार कर आए, युद्ध जीत कर आए, देखो खुशी का खबर लेकर आए कि युद्ध जीत कर आए, और घरे जो है गम का खबर मिल गया कि इनके पिताजी स्वर्ग चले गए। उसके बाद क्या किया, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण नहीं करवाया, ये पुनर्निर्माण करवाया, यानी उसे जो है मरम्मत उसकी करवाई। क्या करवाए, निर्माण तो उसका करवाए थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद जो है वो खराब हो गया उसमें, यानी टूट गया बाढ़ के कारण, तो उसे फिर कौन बनवाए, तो रुद्रदामन उसे क्या किए, मरम्मत करवाई उसके। उसके बाद जो है जब टूट गया तब कौन, तब बनाए ये जो है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त निर्माण करवाया। चलिए, अब देखते हैं गुप्त प्रशासन कैसी थी। यानी ये जो गुप्त वंश था उसके शासक के बारे में तो देख लिए कि कौन शासक कौन से काम किए, कैसे कैसे शासन चलाए। लेकिन अब वहाँ पे जो है प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में देखने जा रहे, कि वहाँ की जो है प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। क्या प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं इसके बारे में, तो चलिए देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था इसकी। तो ये जो गुप्ता एम्पायर है, गुप्त प्रशासन, सम्राट कैसे चलता था, एक सम्राट, एक अमात्य तथा मंत्री होते थे। उसके बाद हो गया इतना ही, यानी दो तरह से चलता था कि एक राजा तो रहेगा, राजा रहेगा और उसकी मंत्री रहेगा, और एक जो है अमात्य, जो कि क्या है, तो राजा का सलाहकार, सलाहकार हो गया, और मंत्री, और क्या हो गया, तो यानी इससे ही उसकी जो है शासन व्यवस्था चलती थी। प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च सेनापति क्या थे, सम्राट थे, और सम्राट जो है क्या थे, वही जो है प्रधान न्यायाधीश थे। और वहां पे जो है एक सर्वोच्च सेनापति, यानी सम्राट जो है क्या थे, सम्राट के साथ थे एक न्यायाधीश हो गए, जो कि सर्वोच्च क्या है,
तो प्रधान न्यायाधीश और सर्वोच्च सेनापति दोनों। उसके बाद जो है एक होता था अमात्य और एक मंत्री। तो एक मंत्री परिषद होती थी। उसके बाद क्या, संधि विग्राहक मंत्री परिषद का प्रमुख होता था। यानी मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता था, संधि विग्राहक, यानी जो है क्या करता था, तो युद्ध के समय जो है विराम कराए, या फिर दोनों की जो है, जो दोनों गुटों की अगर लड़ाइयाँ हो रही है तो दोनों में जो है युद्ध विराम कराए, दोनों में संधि कराए, तो ही जो कराते थे वही क्या थे, तो मंत्री परिषद का प्रमुख होता था। हरिसेन एक साथ संधि विग्राहक, कुमारामात्य एवं महादंड नायक था। यानी हरिसेन जो है, हरिसेन इसके जो राष्ट्र कवि थे, वो एक साथ जो है संधि विग्राहक भी रहा, कुमारामात्य भी रहा, कुमारामात्य यानी प्रशासनिक अधिकारी कुमारामात्य भी रहा, और एक क्या है, तो महादंड नायक भी रहा, यानी न्यायाधीश भी रहा, न्यायाधीश भी रहा। तो कैसे प्रशासन चलती थी, सम्राट होता था एक राजा, उसके बाद एक न्यायाधीश और एक जो है मंत्री क्या थी, तो एक सर्वोच्च सेनापति, उसके बाद अमात्य एक और मंत्री। और मंत्री परिषद में जो है सर्वोच्च कौन मंत्री होता था, तो वही जो संधि विग्राहक हो। और हरिसेन जो है एक साथ क्या रह चुका है, तो संधि विग्राहक भी रह चुका है, कुमारामात्य भी रह चुका है, और साथ ही साथ जो है महादंड नायक भी रह चुका है। राज्य का विभाजन कैसे हुआ, तो वहाँ पे राज्य का जो विभाजन हुआ था, यानी शक्तियों के बंटवारा कैसे हुई थी, तो सम्राट से प्रांत को क्या कहा जाता था, भुक्ति प्रांत हुआ करता था। पहले तो है जो केंद्र है, केंद्र का सम्राट कौन है, केंद्र का सम्राट, केंद्र का राजा रहेगा, सम्राट ही राजा ही रहेगा, केंद्र का देखभाल वही करेगा, केंद्र उसके अंदर में। और प्रांत जो है, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, और भुक्ति प्रांत से छोटा जो है जिला को क्या कहा जाता था, विषय, और विषय से छोटा तहसील, तहसील को चलाने वाले को कहा जाता था तहसीलदार। क्या, तहसीलदार। तहसील को क्या कहा जाता, तो वीथ से छोटा पेट, और पेट से छोटा ग्राम। यानी इस प्रकार से जो है बटा हुआ था। जैसे अभी जो है कैसे बटा हुआ है, तो केंद्र है, राज्य है, जिला है, नगर है, क्या नगर है, ग्राम है। इस प्रकार से उस समय भी क्या बटा हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या ज्यादातर बटा हुआ, एक जो है केंद्र है, उसके बाद क्या है प्रांत है, उसके बाद जिला है, और उसके बाद तहसीलदार है, तहसील, उसके बाद पेट, और तब लास्ट में जो है ग्राम। यानी जो इकाई थी, सबसे छोटी इकाई जो है प्रशासन की, शासन की जो सबसे छोटी इकाई क्या थी, सबसे छोटा था गांव, छोटी इकाई गांव क्या थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। चलिए अब देखते हैं यहाँ की जो है सामाजिक जीवन कैसी थी, सोशल लाइफ कैसे थे लोगों की, क्या सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन कैसी थी। तो समाज 4 वर्णों में बटा था, समाज जो है 4 वर्णों में बटा था। समाज बटा कब था, जब आर्य लोग जो है भारत में आए, हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ, आर्य भारत में आए, उसी समय से जो है क्या था, तो जब वो आए तो खुद पहले से बंटे हुए थे। और इसकी चर्चा जो है किसमें, तो ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद के जो है 10वें जो है, ठीक है, तो 10वें सूक्त में मिलता है, इसमें जो है, चलिए इसमें क्या है, तो इसमें जो है 4 वर्णों में समाज क्या था, समाज जो है 4 वर्णों में बटा था, अंतरजाति, और जो है क्या था, तो 4 वर्ण कौन सा था, तो ब्राह्मण था, उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार से 4 वर्णों में बटा था समाज। और अंतरजातीय विवाह, बहु विवाह, दास प्रथा, सती प्रथा, ये सभी क्या था, ये सभी जो है मौजूद था। यानी वहाँ पे जो है अंतरजातीय विवाह होता था, बाह्य विवाह नहीं, क्या था, बहु विवाह भी प्रचलित था, दास प्रथा भी प्रचलित था, और सती प्रथा भी प्रचलित था। ये किससे पता चलता है, तो भानुगुप्त द्वारा लिखे गए एरन अभिलेख से पता चलता है।
किससे पता चलता है? तो भानुगुप्त द्वारा लिखे गए हिरण्यवृक्ष से पता चलता है। अब देखिए, ये जो अंतर्जातीय विवाह है, कहने का अर्थ हुआ कि अपनी जाति में ही विवाह करना, दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता। ये जो है प्रथा सामाजिक जीवन है, राजा के लिए नहीं है। राजा के लिए, राजा जिससे मर्जी जो है जहाँ अपने साम्राज्य फैला रहा है, खूब शादी ब्याह कर रहा है, लेकिन ये जो है समाज के लोगों के लिए जो है क्या है, अपने जाति के अंदर ही विवाह करना है। ये था अंतर्जातीय विवाह। उसके बाद जो है बहुविवाह। बहुविवाह यानी एक जो पुरुष जो है कई शादी कर सकता है, लेकिन एक स्त्री जो है एक से अधिक शादी नहीं कर सकती, ये थी। इसलिए क्या था, बहुविवाह भी प्रचलित था। दास प्रथा, दास को खरीद कर पैसे पे और उसे जो है गुलाम बनाकर रखा जाता था, ये भी चलता था। सती प्रथा, सती प्रथा मालूम है आपको क्या? सती प्रथा जो है, अगर किसी स्त्री का पति मर जाए, उसका देहांत हो जाए, तो उसके क्या होता है, तो उसके साथ जो है स्त्री को भी दफन, उसके साथ जलाया जाता है। तो यानी ये सभी जो है उस समय मौजूद था समाज में। गुप्त काल में संस्कृति साहित्य का विकास, यानी ये जो गुप्त काल में है उसमें संस्कृति और साहित्य का जो विकास हुआ कैसे? तो संस्कृति को राज दरबार की भाषा बनाया गया। ये जो संस्कृत है, संस्कृत उसको क्या बनाया गया? संस्कृत को राज दरबार का भाषा बनाया गया। कालिदास की ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश और कुमार संभव और क्या है, तो मालविकाग्निमित्र, ये सब जो है कालिदास के ग्रंथ है। ये भी कहाँ रखा गया? तो इससे भी है जो इसके जो है दरबार में रखा गया, यानी ये भी प्रशासनिक व्यवस्था में रखा है उसके। तो संस्कृति साहित्य को बढ़ाने के लिए, उसके विकास करने के लिए जो ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कालिदास द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, याद रखिएगा, ऋतु संहार, रघुवंश, कुमार संभव और मालविकाग्निमित्र। और 12 महिर द्वारा लिखा गया क्या है? तो बृहत संहिता 12 महिर द्वारा लिखा गया है। तो ये भी क्या है, ये भी जो है वहाँ की जो संस्कृति साहित्य जो है उसके विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। वहाँ पे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसी थी, विज्ञान के बारे में वो लोग क्या जानते थे, टेक्नोलॉजी कैसी थी उस समय की, वो देख लेते हैं। तो इतने अब वहाँ के जो है दरबार में जो है धन्वंतरी है, जो बता रहे हैं कि दवाई से ज़्यादा जो है क्या, धातु असर करेगा रोग को उपचार करने में। तो अब बताइए क्या, दिमाग तो होगा, तो इसलिए उसके पास जो है विज्ञान का तरीका मालूम था उनको, टेक्निक भी उनके पास था, यानी साइंस के बारे में भी पता था और टेक्नोलॉजी के बारे में उनको पता था। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, आर्यभट्ट उसी के समय के हैं। आर्यभट्ट ने क्या बताया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, यह अपनी धुरी पर घूमती है, यानी अपने अक्ष पर ही घूमती है। ये किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया, उसी के समय है। ग्रहों का क्या, तो ग्रहों का कारण पृथ्वी और चंद्रमा की बदलती परिस्थिति है। ये जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये क्या है? तो पृथ्वी और चंद्रमा की जो बदलती स्थिति है उसी के कारण जो है ग्रहण लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या, तो ग्रहण की चर्चा की गई है, ग्रहण की चर्चा, सूर्य ग्रहण अमावस्या और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के टाइम। ये जो है सूर्य है, तो सूर्य के आगे अगर चंद्रमा आ जाए, सूर्य के आगे अगर क्या चंद्रमा आ जाए और पृथ्वी उधर चल जाए, यानी बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो कौन सा ग्रहण लगेगा? जो नहीं दिखेगा। तो दिख कौन नहीं रहा? सूरज नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या होगा? सूर्य ग्रहण। और यहाँ पे जो है अगर चंद्रमा और सूर्य के बीच जो है क्या आ जाए, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए, तो दिखेगा कौन? नहीं, नहीं दिखेगा। ये जो है अगर मान लीजिए यहाँ पे लाइट से टकराता है, आर पर नहीं होता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए ये जो है अगर बीच में आ जाएगा, यहाँ पे जो है पृथ्वी बीच में आ गया और यहाँ पर अगर लाइट जाएगा तो क्या इसको पृथ्वी को आर पार करेगा? नहीं करेगा। इस कारण जो इस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इस कारण क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे लाइट, और आर पार नहीं होगा, इस कारण क्या होगा, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इस कारण जो है चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। तो जो नहीं दिखेगा वो क्या हो गया, छुप गया, वही जो है ग्रहण कहलाएगा। तो जो नहीं दिख रहा, चंद्रमा नहीं दिख रहा है चंद्र ग्रहण, सूर्य नहीं दिख रहा है तो सूर्य ग्रहण। ये उस समय भी उसको पता था। कौन बता रहा है इसके बारे में? इसके बारे में बता रहे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा। ग्रंथ कौन सा लिखा? आर्यभट्टियम, नाम से ही जो इसका नाम है उसी नाम से जो है ग्रंथ भी लिखे। 12 महिर ने बृहत संहिता लिखा। 12 महिर जो है किसने कौन से ग्रंथ लिखे? बृहत संहिता।
बारहमाहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाती है। क्या लगाती है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की चक्कर लगाती है। कौन बताया? तो ये बताया जो है बारहमाहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में धन्वंतरी महान वैद्य थे। क्या बताया आपको? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके काल में धन्वंतरी क्या थे? महान वैद्य थे, जिसने सब कुछ जो है प्रकृति से रिलेटेड वस्तुओं से क्या बताया? रोगों का उपचार। यानी उसने वैद्य जो है, वैद्य क्या बताए थे? तो औषधि से तो इलाज होगा ही, उसके साथ साथ जो है धातुओं का भी उपयोग हम कर सकते हैं इलाज के लिए, उपचार के लिए। मेहरौली का ये जो लौह स्तंभ है वो कितना है? तो 24 फीट ऊंचा, और भार कितना है? तो उतना उसका भार जो है 6 टन है। और ये जो है क्या? तो धातु विज्ञान का एक प्रमाण है। धातु विज्ञान का एक प्रमाण है। ये जो है मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, इसमें लिखा गया था चंद्र। इसमें लिखा है क्या है? चंद्र। चंद्र लिखा है। इसका अनुमान लगाया जाता है इसे बनवाया कौन गया होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया होगा। क्यों? क्योंकि इस पे चंद्र लिखा है, इसलिए यही अनुमान लगाया जाता है लोगों द्वारा। चलिए, यही रहा मेहरौली का स्तंभ, यही रहा। और यहाँ पे देखिए क्या है? तो ये सूरज है, और सूर्य जो है, सूर्य है, और इसके जो चक्कर पृथ्वी लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर कौन? तो चंद्रमा लगा रहा है। देखो, रियल में सूर्य का चक्कर ना लगाता है। सूर्य की जो है क्या है? सूर्य की जो केंद्र है ये क्या लगाता है? तो पृथ्वी जो है ये इस अक्षांश का जो है, ये जो है सर्कल है, उसका केंद्र का चक्कर लगाता है। सूरज अगर हटियो जाएगा फिर भी वो चक्कर लगाता ही रहेगा। इसलिए क्या? तो केंद्र की चक्कर लगाता है। तो यानी इसको उस समय भी इस सबको क्या पता था कि साइंस के बारे में, कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी की चक्कर लगाती है। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आने का कारण क्या है? तो ये जो है पृथ्वी और ये जो चंद्रमा है, इसकी जो है स्थिति में बदलाव इसी के कारण होता है। सूर्य तो अपने जगह पे स्थिर रहता है, और बदलता कौन है स्थिति किसकी? तो चंद्रमा और पृथ्वी की। इसलिए ये सभी उनको ज्ञान था। ये भी पता था कि क्या है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है, और पृथ्वी गोल है। कला एवं स्थापत्य, उस समय की जो कला एवं स्थापत्य कैसी थी, यानी ये जो है मंदिर बनाने की जो टेक्निक थी कैसी थी, उसके बारे में देख रहे हैं। मंदिर मूर्ति बनाने की जो टेक्निक थी वो कैसी थी। तो गुप्त काल में प्रसिद्ध मंदिर, गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन है? तो एरन का जो है विष्णु मंदिर, जो कहा है? तो मध्य प्रदेश में, सागर मध्य प्रदेश में। एरन का विष्णु मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, सागर मध्य प्रदेश में एरन का विष्णु मंदिर। उसके बाद जो है क्या है? तो उसके बाद जो है तिगवा का विष्णु मंदिर, जो कि कहाँ है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश। तिगवा का जो है विष्णु मंदिर, जो कि कहाँ है? तो जबलपुर जो है मध्य प्रदेश। चलिए, ये रहा तिगवा का जबलपुर मंदिर, जो कि कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो है नचना कुठार का पार्वती जो है मंदिर। तो नचना कुठार है वहाँ की पार्वती मंदिर। क्या? तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तो देखिए ये रहा जो है, ये है पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर। और ये जो है क्या है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर जो है कहाँ है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर यहाँ पे है। ये रहा तिगवा का विष्णु मंदिर। और ये रहा क्या है? ऊपर जो है ये नचना कुठार का जो है पार्वती मंदिर, जो कि कहाँ है? तो अजयगढ़ मध्य प्रदेश। यानी ये तीन मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो है भुमरा का शिव मंदिर। भुमरा का क्या है? तो भुमरा का शिव मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर है। ये रहा भुमरा का शिव मंदिर। तो यानी ये जो है भुमरा का शिव मंदिर है, और इसमें क्या है? तो ये कहाँ पे है? तो ये जो है भुमरा का शिव मंदिर, ये सतना मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो सतना मध्य प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, क्या है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि कहाँ है? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में। और क्या है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है, ये रहा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, जो कि कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़। तो यानी ये जो है 6 मंदिर जो है, ये गुप्त काल के, गुप्त काल के क्या थे? प्रसिद्ध मंदिर 6 थे ये 6 मंदिर जो है, ये 6 के 6 जो है क्या थे? तो गुप्त काल में फेमस थे।
अब देखते हैं एरन विष्णु मंदिर के बारे में कुछ देख लेते हैं। यह है एरन विष्णु मंदिर, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो एरन विष्णु मंदिर की खास बातें क्या है? तो इस मंदिर में वासुदेव और संघर्ष को समर्पित क्या है, जुड़वा मंदिर थे। यानी इस मंदिर में जो है वासुदेव और शंकर क्या है, संकर्षण है इसके जो है समर्पित जुड़वा मंदिर भी थे। यानी इसके जैसा एक और मंदिर भी था। इन मंदिर को 13 मीटर ऊंचे गरुड़ स्तंभ के से संरक्षित किया गया, यानी 13 मीटर जो है ऊंचा किया गया गरुड़ स्तंभ से संरक्षित। ये जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 13 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी? 13 मीटर। तो याद वाद नहीं रखना है, सिर्फ जान लेना। इस मंदिर में गंगा और यमुना को गर्भगृह के द्वार पर दिखाया गया है। यानी इस मंदिर के जो गर्भगृह है उसके द्वार पे गंगा और यमुना का संगम दिखाया गया। इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमा की गोलकार प्रतिभा मंडल था जो शैल के विकसित स्वरूप को प्रतीक है। यानी ये जो है पीछे जो है एक प्रतिभा मंडल है, पीछे जो है सर के पीछे एक प्रतिभा मंडल है जो कि क्या तो है शैल के विकसित स्वरूप है। शैल के जो विकसित स्वरूप है उसका प्रमाण है। यानी ये जो है पूरा कैसी व्यवस्था थी मंदिर की उसके बारे में बताया गया कि इसके जो है स्तंभ से बनाया गया था और इसके ऊपर जो है क्या था, तो इसके ऊपर जो है बनाया गया था और इसकी जो ऊंचाई कितनी थी? ऊंचाई 13 मीटर। यहाँ पे गंगा यमुना का संगम दिखाया गया इसके गर्भगृह पे। और इस मंदिर में जो है विष्णु की प्रतिमा में क्या था? गोलाकार जो है प्रतिभा मंडल। अब एरन के बारे में जो है कुछ बातें। एरन ऐतिहासिक जगह है। ये तो मंदिर के बारे में देखे ना, अब एरन है क्या? एरन जो है स्थान है उसके बारे में देखते हैं। एरन क्या है? एरन एक ऐतिहासिक जगह है। एरन में वराह और नरसिंह ये जो है नरसिंह उसके मंदिर भी थे। यानी एरन में इस मंदिर के साथ साथ जो है वराह और नरसिंह का भी मंदिर था। एरन में गुप्तकालीन अभिलेख मिले एरन में। एरन में कृष्ण लीला के 26 शिलालेख मिले हैं। यानी ये जो कृष्ण लीला है उसके 26 अभिलेख मिले हैं एरन में। एरन में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिला है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिला है? एरन में। इसको आप याद रख सकते हैं। एरन में बुद्ध क्या तो बुद्ध गुप्त का स्तंभ मिला है। बुद्ध द्वारा जो है गुप्त साम्राज्य के जो शासक है उसके द्वारा जो बनाया गया है बुद्ध की प्रतिमा, उसका भी अभिलेख स्तंभ मिला है। एरन में एक किला भी है। यानी एरन के बारे में देख लिए और यहाँ की जो मंदिर है एरन का उसके बारे में भी देख लिए। अब देखते हैं सिक्के। अब देखते हैं यहाँ की जो गुप्त काल की जो सिक्का कैसी प्रचलित थी, किस प्रकार की सिक्का वहाँ पे प्रचलित थी गुप्त काल में, कौन कौन सी सिक्के प्रचलित थे। तो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको कमेंट में लिखना है अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन। मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं? तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं ये जो है किसका? तो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। मध्य प्रदेश के पास एरन से शक शासकों के सिक्के ढालने के लगभग 400 सांचे मिले। यानी सिक्के ढालने का फरमा होता है सांचा, वो कहाँ से मिले? तो एरन से मिले। किसके द्वारा बनाए गए थे? तो शक शासकों द्वारा बनाए गए थे, मिले। उसके कितने साक्ष्य? तो 400 सांचे मिले उसके। आरंभिक गुप्त शासकों का सोना अत्यंत खरा था। यानी उसमें जो है शुद्ध सोना था। क्या? शुद्ध सोना अत्यंत था। जो कि आरंभिक जो गुप्त शासक थे उसके द्वारा जो चलाया गया था सोना वो कैसा था? एकदम शुद्ध, उसमें कोई भी मिलावट नहीं, एकदम खारा सोना। समुद्रगुप्त का एक बीना बजाते हुए सिक्के और अश्वमेघ प्रक्रम सिक्के मिलते हैं। यानी एक सिक्का ऐसा मिलता है जिसमें बीना बजा रहे हैं और एक जो है कैसे? तो इसमें जो है एक जो है अश्वमेघ प्रक्रम का उदाहरण है इसमें। इससे एक ये बात याद रखिएगा कि अश्वमेघ क्या? अश्वमेघ प्रक्रम। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि इसने क्या किया? तो अश्वमेघ यज्ञ जो है किया इसने, अश्वमेघ यज्ञ किया। समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसे बाघ मारते हुए दिखाया गया है लेकिन शेर मारते नहीं। यानी ये जो है समुद्रगुप्त जो है उसके सिक्के पर क्या दिखाया जा रहा है? ये रहा समुद्रगुप्त और ये जो है धनुष लिए हुआ है, तीर लिए हुआ है और यहाँ पे जो है बाघ को मार रहा है। तो यानी बाघ को मारते हुए दिखाया गया लेकिन शेर को नहीं मारते हुए दिखाया गया।
तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। पूछे तो क्या, बाघ को मारा शेर को नहीं मारा। किसको मारा? तो बाघ को मारा, शेर को नहीं मारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के पर प्रथम बार उसे शेर मारते हुए दिखाया गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसने क्या किया, तो उसने जो है शेर को मारा। बाघ को कौन मारा? बाघ को समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शेर को मारा। मारा नहीं, यानी उसके सिक्के पे दिखाया गया। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को सिंह विक्रम उपाधि मिला। यानी इस जो है घटना के कारण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या मिला, तो उसे सिंह विक्रम की उपाधि मिली। कौन सी उपाधि? सिंह सिंह विक्रम की उपाधि मिली। इसके साथ इसकी और भी कौन सी उपाधि है? एक उपाधि है विक्रमादित्य की उपाधि। विक्रमादित्य, क्या है विक्रमादित्य की उपाधि? चलिए, गुप्त काल का, गुप्त काल जो है उसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में जो है यहाँ पे जो व्यापारिक व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी थी, प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक थी, और यहाँ पे जो क्या है, तो व्यापार जो है बहुत अच्छे से किया जाता था, इसलिए व्यापार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इसलिए क्या था, अर्थव्यवस्था जो है थोड़ा मजबूत हो रहा था, इसलिए क्या था, तो इसे स्वर्ण युग कहा गया। इस युग में समाज में संपन्नता क्या थी? समाज जो है संपन्न था पूरी तरह से। यूनान में स्वर्ण युग में, यूनान में जो है स्वर्ण युग पेलेक्जिन जो है कि युग को माना जाता है। किसके? तो वहाँ के जो शासक थे पेरेलेक जी है, जो प्रेलेक जी है, उसके द्वारा माना गया था, इसके शासनकाल को माना गया था। उसी प्रकार से जो है भारत के जो स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना गया, तो गुप्तों के शासनकाल को माना गया। रोमन सभ्यता का स्वर्ण युग जो है ऑगस्टन के युग को माना गया। रोमन सभ्यता जो है उसके स्वर्ण युग उसके किसके माना गया, तो ऑगस्टन जो है वहाँ के शासक, उसके युग को माना गया। गुप्त काल में विज्ञान, कला एवं स्थापत्य, साहित्य आदि का सर्वाधिक उन्नति हुई। यानी गुप्त काल में जो है विज्ञान का, कला का, इस सभी का क्या सर्वाधिक जो है उन्नति हुई। कृषि का बदलता स्वरूप, कृषि का बदलता स्वरूप देखते तो उस समय क्या था, तो विक्रय की जाने वाली जो है, विक्रय की जाने वाली भूमि के निम्न नियम थे। यानी बेचने जो है, भूमि अगर बेचना है तो उसके नियम थे, नियम कानून थे। कौन कौन से नियम? तो एक उदायिक नियम, एक गुप्त निधि, और एक जो है अग्रहार। गुप्त, ये जो उदायिक निधि निधि में क्या है, उदायिक में इसमें जो है मृत व्यक्ति के भूमि का मालिक राजा। यानी अगर व्यक्ति है उसके पास जमीन है, और उस जमीन, एक व्यक्ति है उसके पास जमीन है, तो अगर वो व्यक्ति मर जाता है, उसकी देहांत हो जाती है, तो जमीन किसका हो जाएगा? वो जमीन जो है, अगर उसके परिवार का कोई लोग नहीं है, कोई नहीं है, वो लास्ट ही था, तो अगर वो मर जाता है, उसकी देहांत हो जाती है, तो उसकी जो है जमीन किसका हो जाएगा? वो जमीन जो है राजा का हो जाएगा। गुप्त निधि में क्या है, तो भूमि के नीचे गढ़ी संपत्ति जो है राजा की। देखो अभी क्या है, अभी भी वही है कि अगर आपके घर में अगर खुदाई कीजिए, अगर संपत्ति निकले, कोई कीमती वस्तु निकले, तो क्या, वो सरकार का। अगर उसमें कुछ खराब वस्तु निकले, जैसे बम निकल जाए, तो सब क्या है, कोई जो है क्या मिले, तो क्या ये हानिकारक जो है वस्तु मिले, तो सब क्या है, वो आपका होगा, वो आपका। लेकिन कोई कीमती वस्तु निकल गया तो जो है सीधे किसका होगा? सरकार का हो जाएगा। ये क्या था, तो ये उस समय भी था कि अगर आपके घर से कुछ कीमती, आपके जो है जमीन से कुछ कीमती वस्तु निकलता है, वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा राजा का। अगर जो है कोई खराब वस्तु निकला, यानी हानिकारक पदार्थ निकला, तो किसका? वो आपका होगा। समझ रहे हो कितना जो है ठगा जा रहा है? तो यहाँ पे क्या है, भूमि के नीचे गढ़ी संपत्ति जो है किसका? सरकार, ये जो है राजा का। अब जो है अग्रहार में क्या है, तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो है भूमि। मंदिरों और ब्राह्मणों को, मंदिर के लिए, ब्राह्मण के लिए जो भूमि दी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे जो है अग्रहार कहा जाता था। तो इस तरीके से जो है जमीन का विक्रय होता था। तो एक जो है उदायिक, गुप्त निधि और अग्रहार, इस प्रकार से। गुप्तरोत्तर काल में कला एवं स्थापत्य, यानी इस समय जो है गुप्त काल के जो है उत्तरार्ध में, यानी जब वो खत्म होने वाला था, चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था, उस समय क्या था, उस समय जो है कला स्थापत्य के बारे में। तो कला स्थापत्य जो है दो भागों में विभाजित किया गया। एक कितने, तो एक 600 से 900 ईस्वी पूर्व, और एक जो है कितना, तो एक 900 से 1200 ईस्वी पूर्व। क्या तो जो है क्या इसमें, इसमें मामालपुर का रथ मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर, और एलिकेंटा के मंदिर है।
उसके बाद क्या है, तो 900 से 1200 ईस्वी में क्या है, तो खजुराहो ओडिशा राजपूताना चोल पल्लव वंशों के द्वारा निर्मित, यानी ये जो है खजुराहो के मंदिर, ओडिशा के मंदिर, राजपूताना और ये जो चोल साम्राज्य है, पल्लव साम्राज्य है, इसके जो वंशज है, इसके द्वारा जो निर्मित किए गए मंदिर, उसके बारे में चर्चा की गई है। शैली की दृष्टि से कला एवं स्थापत्य, ये जो शैली है, कला की जो शैली होती है, एक तरीका उसकी जो है, उसके आधार पे क्या है, उसके आधार पे जो है स्थापत्य, कला एवं स्थापत्य 3 प्रकार की थी। एक क्या है, तो एक नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली। कौन कौन सी शैली, नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली। नागर शैली जो है, इसमें देखिए एक मंदिर है, मंदिर रहेगा ये मंदिर, ठीक है मंदिर है, और इसमें क्या, इसके पीछे जो है एक सपोर्ट में एक गुंबद की तरह एक मंदिर रहेगा, जो कि क्या, एकदम गुंबद की तरह, एक गुंबद की तरह मंदिर हो गया। यानी एक ऐसा है, तो ये जो है त्रिभुज की तरह एक है, क्या कोना निकला हुआ है इसमें भी, लेकिन ये क्या है, एक गोलाई वाला है और इसके सपोर्ट में रहता है। तो ऐसे मंदिर को कौन सी, तो नागर शैली कहा गया। कौन सी शैली, नागर शैली। और ये जो है ये मंदिर, देखिए इसमें क्या है, तो दूरी दूरी पे जो है मंदिर रहेगा, दूरी दूरी पे मंदिर, और बीच में क्या, तो बीच में जो है आने जाने वाले जो है रहेगा। इस प्रकार के मंदिर जो है बीच में डिस्टेंस है, ये मंदिर कौन सी शैली की है, तो द्रविड़ शैली की मंदिर है। और ये मंदिर देखिए, इसमें क्या है, तो इसमें अगर इसमें पहले जो है पीछे एक मंदिर, पीछे एक मंदिर और आगे जो है उसका जो द्वार रहेगा, पीछे मंदिर और आगे द्वार हो गया, ये कौन सी, तो ये जो है वेसर शैली। और द्रविड़ शैली में क्या है, तो द्रविड़ शैली में इधर भी मंदिर, इधर भी मंदिर, बीच में आने जाने की रास्ता, बीच में आने जाने की रास्ता, बीच में भी मंदिर, और आगे जो क्या, आगे छोटा मंदिर और द्वार, इस प्रकार से लंबा था। द्रविड़ मंदिर में क्या है, द्रविड़ शैली में जो मंदिर जो है ज्यादा लंबा हुआ करती थी, और क्या, तो वेसर शैली में उतना ज्यादा नहीं है। चलिए, तो जो है नागर शैली में क्या है, तो उत्तरी भारत की कला, कौन सी कला, तो उत्तरी भारत की कला, जिसमें कौन कौन शामिल है, तो बंगाल शामिल है, ओडिशा शामिल है और गुजरात शामिल है। यहाँ की जो कला है किससे मिलती है, तो ये नागर शैली से मिलती है। वेसर शैली, इसमें क्या है, तो दक्षिणापथ की शैली, कौन सी, तो दक्षिण की जो शैली है वो इससे मिलती है। और ये क्या, तो द्रविड़ शैली, इसमें जो है सुदूर दक्षिण, यानी सबसे नीचे वाले जो दक्षिण है, वहाँ के जो, जैसे केरल हो गया, इस प्रकार से जो है वहाँ के मिलते हैं। तो सुदूर दक्षिण किसमें, तो द्रविड़ शैली में। अब देखते हैं नागर शैली के बारे में डिटेल में। क्या है नागर शैली, तो ना यह उत्तर भारत की शैली, कहाँ की, उत्तर भारत की शैली है। इसमें हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच इसकी शैली माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, तो हिमाचल से लेकर विंध्याचल के बीच की शैली माना जाता है इसे। इसके प्रमुख मंदिर क्या है, इसके प्रमुख मंदिर है लिंगराज एवं पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर और खजुराहो के मंदिर, दिलवार का मंदिर, ये सभी क्या है, दिलवारा का मंदिर, ये सभी क्या है, तो ये सभी जो है नागर शैली का उदाहरण है। इसमें हम एक देख लेते हैं नागर शैली का क्या, इस प्रकार की मंदिर है। देखिए ये मंदिर है, और इस मंदिर की जो है सपोर्ट में एक गुंबद की तरह जो है भवन का निर्माण किया गया है, कैसे, गुंबद की तरह, हो गया। और उसके बाद जो है आप देखिए दूसरा क्या, तो वेसर शैली। वेसर शैली जो है नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रण है। क्या, तो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है वेसर शैली। कृष्ण एवं कन्याकुमारी के बीच बीच की शैली, इसे कौन सी नाम दिया गया, तो देखिए नागर शैली को नाम दिया गया हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच की शैली, और इसे क्या माना गया, तो इसे कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी के बीच की शैली। उसके बाद क्या, तो एलोरा का कैलाश मंदिर और एलिफेंटा का एक गुहा मंदिर जो है इसके प्रमुख उदाहरण है वेसर शैली के। ये रहा वेसर शैली। क्या वेसर शैली, देखिए इसमें जो है वेसर शैली, ये जो भवन है और इसके आगे जो है एक प्रवेश द्वार भी है, ज्यादा लंबा नहीं है, इसलिए क्या है वेसर शैली। अब देखिए द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में क्या, तो मामालपुर का रथ मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर और तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। तंजौर का ये जो राजराजेश्वर मंदिर है, ये इसके उदाहरण है। इसमें जो है ये जो है मामल्लपुरा का जो है ये
रथ मंदिर ये देखिए यहाँ पे है क्या, तो ये है, इस प्रकार से है, लंबा है, जैसे एक लंबी जो है कतार में ट्रेन की तरह है, जैसे ट्रेन की तरह जो पहाड़ को काट कर बनाया गया, किसे, पहाड़ को काट कर बनाया गया है। चलिए, तो इसमें हम क्या देख लिए, इसमें हम देख लिए कि जितने भी जो है गुप्त वंश के बारे में सब कुछ जो है एकदम डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम आसान भाषा में समझे, सब कुछ देख लिए। और इसमें जो हम क्या देखे थे, पूरे जो है गुप्त, पहले तो हम मौर्य काल से लेकर कहाँ तक, मौर्य से लेकर गुप्ता तक देखे। मौर्य से लेकर गुप्ता तक देखे, और उसके बाद जो है इसमें हम देखे क्या, इसमें हम सब कुछ देखे, यानी इसमें हम उस यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी सब कुछ पूरी डिटेल में देख लिए। तो अगर इससे अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। और साथ ही जो है इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्या पैसा तो लग ना रहा है, पैसा लगता तो नहीं कहते लाइक, लाइक करने के लिए नहीं कहते, तो लाइक कर दीजिए, जिससे क्या हो, जिससे पता चले कि आप जो है वीडियो जो है लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, क्या आप लेक्चर अटेंड करें, जिससे हमें पता चले। चलिए, क्या करना है, लाइक करना है, और साथ में जो है अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करना है, ताकि उसे भी कुछ मिल जाए, कुछ हेल्प हो जाए उसको भी, तो ये आपको करना है। तो जाते जाते कुछ दो चार लाइन हो जाए क्या, चलिए तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुन लीजिए। करना क्या है आपको, तो कमेंट में जो आंसर देने के लिए क्वेश्चन का बोले हैं उसको आंसर देना है, और इसको जो है अटेंडेंस पूरा करना है लाइक करके, और इसको शेयर करके अटेंडेंस पूरा करना है, सिर्फ इतना आपको करना है।